हेलो एवरीवन। सो स्टार्ट करते हैं पॉलिटी रिवीजन सीरीज और आज हम कंप्लीट करने वाले हैं अर्बन लोकल गवर्नेंस को। ठीक है, म्यूनसिपैलिटीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो म्यूनसिपैलिटीज़ को रेगुलेट किसके द्वारा किया जाता है? रेगुलेटेड बाय मिनिस्ट्रीज ऑफ हाउसिंग, ऑफ अर्बन अफेयर्स, डिफेंस और होम अफेयर्स। तो इन सारे मिनिस्ट्रीज़ के द्वारा म्यूनसिपैलिटी को क्या किया जाता है? रेगुलेट किया जाता है। और ये मैनेज कर सकते हैं पब्लिक सर्विसेज को और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को भी। देन कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट अगर देखें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल इनिशियली अगर देखें तो कोई एक्सप्लिसिट प्रोविजन नहीं था अर्बन सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में, कोई डायरेक्ट मेंशन नहीं था अर्बन सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, देन डायरेक्टिव प्रिंसिपल में हम देखें तो सिर्फ यहाँ विलेज पंचायत की बात करी गई थी। देन एंट्री 5 स्टेट लिस्ट में लोकल सेल्फ गवर्नेंस जो है तो यहाँ पे क्या कहा गया कि ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, यही इतना ही कि एंट्री 5 स्टेट लिस्ट में कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्या है, लोकल सेल्फ गवर्नेंस क्या है, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अब देखते हैं किस तरीके से अर्बन गवर्नेंस जो है इवॉल्व होता है। तो 1688 में फर्स्ट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बनता है मद्रास में। तो याद रखना है फर्स्ट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कहाँ बनता है? मद्रास में बनता है। देन 1726 में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इन बॉम्बे एंड कैलकाटा। उसके बाद नेक्स्ट जो है 26 में काफ़ी टाइम बाद बनता है। ठीक है, बॉम्बे में और कैलकाटा में। देन 1870 में लॉर्ड मेयो का रेजोल्यूशन आता है फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन को लेकर के। देन 1882 में लॉर्ड रिपन का रेजोल्यूशन आता है जिसको कि कहा जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, तो मेयो का रेजोल्यूशन पहले आता है ये फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में, लेकिन लॉर्ड रिपन का रेजोल्यूशन जो है ये क्या है? मैग्ना कार्टा ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। इसीलिए लॉर्ड रिपन को फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया कहा जाता है। देन 1907 में आता है रॉयल कमीशन ऑन डिसेंट्रलाइजेशन, ये बनता है। देन 1909 में कमीशन सबमिट करती है रिपोर्ट को। देन 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस करती है डायरकी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है इंडियन मिनिस्टर के अंदर। देन 1924 में कैंटोनमेंट एक्ट को पास किया जाता है। 1935 में फिर क्या होता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में हमें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट देखने के लिए मिलता है अंडर प्रोविंशियल सब्जेक्ट। ठीक है, 1989 में 65 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल मतलब नगर पालिका बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है जो कि फेल हो जाता है राज्यसभा में। ठीक है, देन 1992 में 65th बिल बिकेम 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो यही जो 65th बिल है नगर पालिका बिल जो कि फेल हो जाता है राज्यसभा में 1989 में, ये 1992 में फिर पास होता है। बिल जो है बनता है 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और ये इफेक्टिव होता है जून 1 1993 से अंडर पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है, देन म्यूनिसिपैलिटी के बारे में अगर हम देखें 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 से, तो ये इफेक्ट में कब आता है? इफेक्ट में आता है 1 जून 1993 से और इस्टेब्लिश्ड कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है ये अर्बन लोकल गवर्नेंस के लिए। देन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस अगर हम देखें तो इसको इंट्रोड्यूस किया गया पार्ट 9A में और आर्टिकल हमने देखा था वहाँ 243 से लेकर 243O तक है PRIs के लिए। देन O के बाद P आता है, तो यहाँ पे फिर 243P से 243ZG तक जो है यहाँ पे क्या है? म्यूनिसिपैलिटी के बारे में है और यहाँ म्यूनिसिपैलिटीज़ को कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन और इन्फोर्सेबल राइट्स मिल जाता है। देन इसके लिए अलग से फिर 12th शेड्यूल को ऐड किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में और यहाँ 18 फंक्शनल आइटम होता है अर्बन प्लानिंग, सैनिटेशन और पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड। अब अगर म्यूनिसिपैलिटीज़ के टाइप अगर हम देखें 243Q में है तो नगर पंचायत ट्रांजिशनल एरिया के लिए, म्यूनिसिपल काउंसिल स्मॉलर एरियाज के लिए, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन लार्जर अर्बन एरियाज के लिए। कंपोजिशन अगर देखें आर्टिकल 243R के अंदर तो ऑल मेंबर आर डायरेक्टली इलेक्टेड फ्रॉम वार्ड्स। ठीक है, तो कंपोजिशन क्या हम देख पा रहे हैं कि जितने भी मेंबर है इसको डायरेक्टली इलेक्ट किया जा रहा है और स्टेट चाहे तो इंक्लूड कर सकते हैं एक्सपर्ट को भी म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन में। देन जो वार्ड कमेटी है इसके बारे में कहाँ है? आर्टिकल 243S में, और ये कहाँ बनेगा? फॉर्म्ड इन म्यूनिसिपैलिटीज विथ 3 लाख प्लस पॉपुलेशन। तो वार्ड किस में बनेगा? जिसमें 3 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन है ऐसी म्यूनिसिपैलिटीज में बनेगा। देन रिजर्वेशन ऑफ सीट्स आर्टिकल 243T में है, यहाँ पे SC ST को रिजर्वेशन मिलेगा उनके पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। विमेन को 1/3 सीट रिजर्व रहेगा, इंक्लूड होगा इसमें SC ST विमेन भी इंक्लूड होंगी। देन OBCs का देखें तो हम रिजर्वेशन जो है स्टेट लेजिस्लेचर के प्रोविजन के अकॉर्डिंग होगा, कंपलसरी नहीं है। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर चाहे तो रिजर्वेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, देन ड्यूरेशन इन इलेक्शन देखें तो सेम जो है उसी के जैसा PRIs में था वैसा ही होगा, आर्टिकल 243U। तो
में है, तो यहाँ म्यूनसिपैलिटी का टर्म क्या है, 5 साल है, और इलेक्शन जो है विद इन 6 मंथ ऑफ डेजोल्यूशन और बिफोर द टर्म एंड। तो यहाँ पे क्या है, ड्यूरेशन और इलेक्शन देखें तो किस में है, आर्टिकल 243U में है। म्यूनसिपैलिटी का टर्म जो है 5 साल है, और इलेक्शन जो है डिजोल्यूशन होने से पहले या टर्म खत्म होने से पहले इलेक्शन हो जाना चाहिए, ठीक है, 6 मंथ के अंदर ही इलेक्शन होना चाहिए। देन पावर और फंक्शन अगर देखें तो आर्टिकल 243W के अंदर है, तो स्टेट जो है इम्पावर कर सकती है म्यूनसिपैलिटीज़ को इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल जस्टिस के लिए। देन नेक्स्ट अगर हम 12th शेड्यूल में देखें तो यहाँ पे 18 फंक्शन आता है म्यूनसिपैलिटीज़ का, ठीक है, कितना फंक्शन है, 12th शेड्यूल में 18 फंक्शन है, ठीक है। मतलब क्या है कि जो यहाँ पे लिस्ट 18 मैटर जिसको कि ट्रांसफ़र किया जा सकता है अर्बन लोकल बॉडीज़ को, जैसे कि अर्बन प्लानिंग इंक्लूडिंग टाउन प्लानिंग, रेगुलेशन ऑफ लैंड यूज एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, प्लानिंग फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, रोड्स एंड ब्रिजेस, वाटर सप्लाई फॉर डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल यूज, पब्लिक हेल्थ भी है, सैनिटेशन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है, फायर सर्विसेज भी है, अर्बन फॉरेस्ट्री है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन और इकोलॉजिकल प्रमोशन है, सेफ गार्डिंग विकर सेक्शन इंक्लूडिंग डिसेबल्ड और मेंटली चैलेंज्ड है, स्लम इंप्रूवमेंट और अपग्रेडेशन है, अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन है, ठीक है। उसके बाद प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज़, पार्क्स, गार्डन्स, प्लेग्राउंड्स है, प्रमोशन ऑफ कल्चरल, एजुकेशनल और एस्थेटिक एस्पेक्ट भी है, ठीक है, बरियल्स, क्रीमेशंस और इलेक्ट्रिक क्रीमेटोरियम्स भी है, ठीक है, कैटल पॉन्ड्स, प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी टू एनिमल्स, वाइटल स्टैटिक्स जैसे कि बर्थ हो गया, डेथ रजिस्ट्रेशन वगैरह, देन पब्लिक एमिनिटीज़, स्ट्रीट लाइटिंग्स, पार्किंग, बस स्टॉप्स, टॉयलेट्स, रेगुलेशन ऑफ स्लॉटर हाउसेज एंड टेनरीज वगैरह, ये सब कुछ कितना 18 फंक्शनल आइटम है, ठीक है। अब देखते हैं फाइनेंसेस ऑफ म्यूनसिपैलिटीज़। तो स्टेट लेजिस्लेचर चाहे तो ऑथोराइज कर सकती है म्यूनसिपैलिटी को कि वो लेवी करे, कलेक्ट करे और अप्रोप्रिएट करे टैक्सेस को, ड्यूटीज़ को, टोल्स को और फीस को, ठीक है। असाइन कर सकती है स्टेट कलेक्टेड टैक्सेस, ड्यूटीज, टोल्स, फीस टू म्यूनसिपैलिटीज, प्रोवाइड फॉर ग्रांट्स इन एड फ्रॉम स्टेट कंसोलिडेटेड फंड्स, प्रोवाइड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फंड्स फॉर क्रेडिटिंग ऑल मनी ऑफ म्यूनसिपैलिटीज, ठीक है। देन ऑडिट ऑफ अकाउंट आर्टिकल 243Z, ठीक है, यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर टू मेक रूल फॉर मेंटेनेंस एंड ऑडिटिंग ऑफ म्यूनसिपल अकाउंट्स। तो वही सेम है कि ऑडिट ऑफ अकाउंट के लिए स्टेट लेजिस्लेचर चाहे तो रूल बना सकती है, मेंटेनेंस के लिए ऑडिट के लिए म्यूनसिपल अकाउंट्स का। देन इलेक्शन अगर देखें म्यूनसिपैलिटीज़ का आर्टिकल 243ZA में है कि इलेक्शन कमीशन जो है कंडक्ट करेगी म्यूनसिपल इलेक्शन को और प्रिपेयर करेगी इलेक्टोरल रोल को। देन एप्लीकेशन अगर देखें यूनियन टेरिटरीज में क्या रहेगा, तो 74th अमेंडमेंट एक्ट अप्लाई होता है यूटीज़ में, और प्रेसिडेंट जो है इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं जैसा कि नेसेसरी हो, ठीक है। तो हमने देखा था कि क्या पीआरआईज का कुछ चीज़ अप्लाई हो सकता है, तो हाँ हो सकता है किसी पार्ट में, लेकिन प्रेसिडेंट मॉडिफिकेशन करे तो। और 74 अमेंडमेंट एक्ट ये तो यूटीज़ में अप्लाई होगा, लेकिन यहाँ पे भी प्रेसिडेंट चाहे तो कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। देन कुछ एग्जेम्प्टेड एरिया है जहाँ पे कि ये नहीं लग रहा है, ठीक है, जो 74th अमेंडमेंट एक्ट है, तो कहाँ पे अप्लाई नहीं होता, शेड्यूल्ड एरियाज में नहीं होगा, ट्राइबल एरियाज में नहीं होगा, और दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल में नहीं होगा। देन बार टू कोर्ट इंटरफेरेंस आर्टिकल 243ZG कि कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकती है म्यूनसिपल इलेक्शंस में, ठीक है। और कोई भी अगर डिस्प्यूट होगा तो उसको हैंडल किया जाएगा इलेक्शन पेटिशन के द्वारा अंडर स्टेट लॉ, ठीक है। ये कहा जा रहा है कि कैसे हैंडल किया जाएगा, इलेक्शन पेटिशन के द्वारा हैंडल किया जाएगा अंडर स्टेट लॉज, ठीक है। सो नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ अर्बन गवर्नमेंट इन इंडिया, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ अर्बन गवर्नमेंट देख लेते हैं। तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, तो इसको क्रिएट किया जाता है कैसे, बाय स्टेट लेजिस्लेचर एक्ट और पार्लियामेंट फॉर यूटीज़, ठीक है। तो यूटीज़ के लिए कौन करेगी, पार्लियामेंट, और स्टेट के लिए स्टेट लेजिस्लेचर एक्ट के थ्रू, ठीक है। और स्ट्रक्चर अगर देखें तो काउंसिल होगा जिसको कि हेड किया जाएगा मेयर के द्वारा, देन स्टैंडिंग कमिटीज़ और म्यूनसिपल कमिश्नर, ठीक है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में। देन मेयर के बारे में अगर देखें तो ये प्रिसाइड करते हैं ओवर मीटिंग्स, सेरेमोनियल होते हैं ये, और इनको इलेक्ट किया जाता है 1 ईयर रिन्यूएबल टर्म के लिए, और ऑफन जो है बिटवीन 1 to 5 ईयर्स हो सकता है, 1 and 5 ईयर्स के बीच में। और ये जो है डिटरमाइन किया जाता है बाय रिस्पेक्टिव स्टेट म्यूनसिपल लॉ के थ्रू, और ये वेरी करता है अक्रॉस स्टेट। तो ये बात याद रखना है कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को लॉ के द्वारा क्रिएट किया जाता है, मेयर हेड करते हैं जो भी मीटिंग्स होता है
उसको, और मोस्टली सेरेमोनियल रोल है और इनका टेन्योर वेरी करता है स्टेट लॉ के थ्रू। यूजुअली देखा जाए तो 1 ईयर होता है और रिन्यूएबल होता है, ठीक है। देन काउंसिल में अगर देखें तो इसमें लेजिस्लेटिव विंग होता है और इसमें इंक्लूड होते हैं इलेक्टेड काउंसिलर्स और नॉमिनेटेड एक्सपर्ट्स भी, ठीक है। देन स्टैंडिंग कमेटी अगर देखें तो ये हैंडल करते हैं कुछ स्पेसिफिक इश्यूज जैसे कि हेल्थ और फाइनेंसेस को। देन म्यूनिसिपल कमिश्नर, ठीक है, तो इसमें देखें तो चीफ एग्जीक्यूटिव होते हैं और जिसको कि अपॉइंट किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, और यूजुअली आईएएस ऑफिसर होते हैं, ठीक है, म्यूनिसिपल कमिश्नर। देन म्यूनिसिपैलिटीज, तो इन जो है इसको बनाया जाता है फॉर टाउन्स, फॉर्म्ड फॉर टाउन्स एंड स्मॉलर सिटीज बाय स्टेट लेजिस्लेचर एक्ट्स, ठीक है। तो जो है इसको स्मॉलर सिटीज़ और टाउन्स के लिए बनाया जाता है स्टेट लेजिस्लेचर एक्ट के थ्रू। और स्ट्रक्चर देखें तो काउंसिल जिसको कि हेड किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के द्वारा, ठीक है। प्रेसिडेंट का यहाँ एक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव रोल होता है और ये प्रिसाइड करते हैं ओवर मीटिंग। देन सीईओ अगर हम देखें तो अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट और ये हैंडल करते हैं डेली ऑपरेशंस को। तो यहाँ प्रेसिडेंट से कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे जिसको चूज किया जाता है जो हेड करते हैं उनको प्रेसिडेंट कहा जा रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट के द्वारा यहाँ पे काउंसिल को, म्यूनिसिपैलिटीज के काउंसिल को हेड किया जाएगा, ऐसा नहीं है। सो सिंपली अगर हम समझना चाहें इस चीज़ को तो स्मॉल टाउन में लेवल देख लेते हैं। देन अर्बन लोकल बॉडी टाइप, ठीक है, और जो हेड या टाइटल क्या है देख लेते हैं। तो स्मॉल टाउन में क्या होता है, नगर पंचायत, और इनको जो है हेड कौन करते हैं, या तो चेयरपर्सन या प्रेसिडेंट। देन मीडियम टाउन या सिटी में म्यूनिसिपल काउंसिल देखने के लिए मिलता है, इसको हेड करते हैं चेयरपर्सन या प्रेसिडेंट। देन लार्ज सिटी या मेट्रोपॉलिटन एरिया में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है, उसको हेड करते हैं कौन, मेयर, ठीक है, ये बात याद रखना है। देन नेक्स्ट देखते हैं टाउन एरिया कमेटी, तो इसको सेटअप किया जाता है स्मॉल टाउन्स के लिए, ठीक है। इसको भी स्टेट एक्ट के थ्रू सेटअप किया जाता है। ये परफॉर्म करते हैं लिमिटेड सिविक फंक्शन जैसे ड्रेनेज या रोड्स वगैरह, ठीक है। देन कंपोजिशन अगर देखें तो ये इलेक्टेड हो सकते हैं, नॉमिनेटेड हो सकते हैं और मिक्स्ड भी हो सकते हैं। जो टाउन एरिया कमेटी है तो इसको भी सेटअप किया जाता है स्मॉल टाउन के लिए स्टेट एक्ट के थ्रू। देन कैंटोनमेंट बोर्ड, तो कैंटोनमेंट बोर्ड को गवर्न किया जाता है कैंटोनमेंट एक्ट 2006 के तहत। कंपोजिशन देखें तो पार्टली इलेक्टेड और पार्टली नॉमिनेटेड होते हैं। और एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट कौन होंगे इसके, तो जो मिलिट्री ऑफिसर कमांड कर रहे हैं उस स्टेशन को, तो वो एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट होंगे, ठीक है। और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अगर देखें तो इनको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के थ्रू और ये एग्जीक्यूट करते हैं बोर्ड डिसीजंस को, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है, स्टेट एक्ट नहीं है, इसको गवर्न किया जाता है कैंटोनमेंट एक्ट 2006 के तहत। कंपोजिशन देखें तो पार्टली इलेक्टेड, पार्टली नॉमिनेटेड, और एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट इसमें कौन होंगे, मिलिट्री ऑफिसर होंगे जो कि कमांड कर रहे हैं उस स्टेशन को। और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो कि एग्जीक्यूट करते हैं बोर्ड डिसीजंस को, ठीक है। देन नोटिफाइड एरिया कमेटी, तो इसको क्रिएट किया जाता है गैजेट नोटिफिकेशन के लिए, कहाँ पे, फास्ट डेवलपिंग टाउन्स में। कंपोजिशन देखे तो इंटायरली नॉमिनेटेड होगा, इलेक्टेड नहीं, ठीक है। देन टाउनशिप, इसको क्रिएट किया जाता है क्रिएटेड बाय लार्ज पब्लिक इंटरप्राइज टू प्रोवाइड स्टाफ एम्यूनिटीज। तो ये जो टाउनशिप है तो इसको जो है लार्ज पब्लिक इंटरप्राइज के द्वारा इसको क्रिएट किया जाता है ताकि स्टाफ को एम्यूनिटीज़ प्रोवाइड किया जा सके। यहाँ पे नो इलेक्टेड मेंबर, यहाँ इंटायरली नॉमिनेटेड होते हैं और एडमिनिस्ट्रेटिवली इसको मैनेज किया जाता है। देन पोर्ट ट्रस्ट, तो पोर्ट ट्रस्ट को सेटअप किया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा ताकि ये मैनेज कर सके पोर्ट्स को और सिविक सर्विसेज को। और इसमें मेंबर्स जो है इलेक्टेड होंगे प्लस नॉमिनेटेड होंगे और इसको चेयर किया जाता है बाय गवर्नमेंट ऑफिशियल के थ्रू। देन स्पेशल पर्पस एजेंसी, तो स्पेशल पर्पस एजेंसी नाम से ही पता चल रहा है इसका कोई स्पेसिफिक फंक्शन होता है जैसे ट्रांसपोर्ट या हाउसिंग हो गया। ये एरिया बेस्ड नहीं होता है और ये इंडिपेंडेंटली वर्क करता है ऑफ लोकल बॉडीज, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि पोर्ट ट्रस्ट को सेटअप किया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा, टाउनशिप को लार्ज पब्लिक इंटरप्राइज के द्वारा ताकि उनके स्टाफ को एम्यूनिटीज़ प्रोवाइड किया जा सके, और नोटिफाइड एरिया कमेटी जो होता है गैजेट नोटिफिकेशन के थ्रू फास्ट डेवलपिंग टाउन्स के लिए और इंटायरली नॉमिनेटेड होता है। देन कैंटोनमेंट बोर्ड के लिए हमने देखा कैंटोनमेंट एक्ट के थ्रू, ठीक है। उसका टाउन एरिया कमिटीज़ तो स्मॉल टाउन्स के लिए किया जाता है, ठीक है, स्टेट एक्ट के थ्रू। देन अगर म्यूनसिपैलिटीज़ को हम देखें तो इसको इस टाउन्स और स्मॉलर सिटीज़ के लिए बनाया जाता है स्टेट लेजिस्लेचर एक्ट के थ्रू। देन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को भी क्रिएट किया जाता है स्टेट लेजिस्लेचर एक्ट के थ्रू, और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन अगर पार्लियामेंट सेटअप करेगी तो किसके लिए, यूटीज़ के लिए, ठीक है। तो यहाँ कुछ चीज़ें हमने देखा। अब नेक्स्ट देखते हैं प्लानिंग कमिटीज़ के बारे में कि कितने तरीके का प्लानिंग कमिटीज़
म्यूनसिपैलिटीज़ हो सकता है, तो एक है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, ठीक है, आर्टिकल 243ZD में है, इसके बारे में पूछा भी जा चुका है। तो इसका काम क्या है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी का, ये कंसोलिडेट करेंगे प्लान्स को पंचायत के लिए और म्यूनसिपैलिटीज़ के लिए, ठीक है। कंपोजिशन देखें तो मोस्टली इलेक्टेड मेंबर होते हैं लोकल बॉडीज से ही, और ये बेस होता है रूरल अर्बन रेशियो के तहत ही होता है, ठीक है। फंक्शन देखें तो ये क्या करते हैं, फॉरवर्ड्स कंसोलिडेटेड डेवलपमेंट प्लान्स टू स्टेट गवर्नमेंट, तो ये क्या करेंगे, फॉरवर्ड करेंगे जो कंसोलिडेटेड डेवलपमेंट प्लान है स्टेट गवर्नमेंट को। देन मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी MPC, आर्टिकल 243ZE, तो यहाँ पे इसको किसके लिए किया जाता है, मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी को, फॉर एरियाज विद पॉपुलेशन ओवर 10 लाख, अगर 10 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन हो फिर इसको बनाया जाएगा मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी को। कंपोजिशन देखें तो 2/3 इलेक्टेड होंगे कहाँ से, लोकल बॉडीज से, 1/3 होंगे नॉमिनेटेड, ठीक है। और रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, बाय पॉपुलेशन रेशियो। फंक्शन अगर देखें तो ये प्रिपेयर करेंगे और फॉरवर्ड करेंगे ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान्स को, किसके लिए, मेट्रोपॉलिटन एरिया के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली हमने अभी तक क्या देखा, प्लानिंग कमेटी में देखा डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी जो कि क्या करता है, कंसोलिडेट करते हैं प्लान को पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ के लिए, इसमें इलेक्टेड मेंबर होंगे और रूरल अर्बन रेशियो के बेसिस पे होगा, ठीक है। देन अब नेक्स्ट देखते हैं हमने क्या देखा, मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी, तो इसको कौन से एरिया के लिए सेटअप किया जाएगा, जहाँ पे कि पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा हो। कंपोजिशन देखे तो 2/3 इलेक्टेड होंगे लोकल बॉडीज से, 1/3 नॉमिनेटेड होंगे, और रिप्रेजेंटेशन पॉपुलेशन रेशियो के बेसिस पे होगा। और ये क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे और फॉरवर्ड करेंगे ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान को मेट्रोपॉलिटन एरिया के लिए, दैट्स इट। उसके बाद देखते हैं म्यूनसिपल पर्सोनेल सिस्टम, तो ये इसमें जो है सेपरेट सिस्टम हो सकता है, यूनिफाइड और इंटीग्रेटेड तीनों हो सकता है। तो सेपरेट सिस्टम में क्या होता है कि लोकल बॉडी क्या करते हैं, मैनेज करते हैं देयर ऑन पर्सोनेल, ठीक है, तो इससे लॉयल्टी बना रहता है। तो सेपरेट में हुआ कि लोकल बॉडी खुद ही मैनेज करे अपने ऑन पर्सोनेल को। देन यूनिफाइड में स्टेट गवर्नमेंट ही मैनेज कर रहे हैं स्टाफ को। यहाँ पे हमने देखा कि लोकल बॉडी ही मैनेज कर रहा है सब कुछ। यहाँ अगर हम देखें तो स्टेट गवर्नमेंट मैनेज कर रहे हैं स्टाफ को, और ये अलाउ करता है ट्रांसफर्स। देन इंटीग्रेटेड सिस्टम अगर देखें तो जो पर्सोनेल होते हैं फ्रॉम स्टेट एंड लोकल बॉडीज, ये पार्ट होते हैं सेम सर्विस के। तो यहाँ पे इंटीग्रेटेड मतलब कुछ तो इंटीग्रेटेड होगा तभी तो इंटीग्रेटेड नाम है, ओके। तो यहाँ जो है पर्सोनेल होंगे स्टेट और लोकल बॉडीज से, जो कि पार्ट होंगे सेम सर्विस के, और ये ट्रांसफरेबल है अक्रॉस डिपार्टमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि कैसा जो है किस तरीके का म्यूनसिपल पर्सोनेल सिस्टम हो सकता है। देन अब देखते हैं हम म्यूनसिपल रेवेन्यू सोर्स, ठीक है। तो इनका रेवेन्यू का क्या सोर्स है, तो टैक्स रेवेन्यू, लोकल टैक्स और सेस वगैरह। देन नॉन टैक्स रेवेन्यू अगर देखें तो रेंट, यूजर चार्जेस, ठीक है। उसके बाद ग्रांट्स देखें तो सेंटर और स्टेट के थ्रू मिलेगा। देन डेवोल्यूशन अगर देखें तो फंड ट्रांसफर बाय स्टेट गवर्नमेंट्स। देन लोन्स स्टेट गवर्नमेंट से मिलेगा और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मिल सकता है लोन्स वगैरह, ठीक है। अब देखते हैं सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल गवर्नमेंट को सेटअप किया गया था 1954 में, और फिर इसको कंस्टिट्यूट किया गया था कौन से आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 263 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय एन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऑर्डर से इसको किया गया था, ठीक है। सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल गवर्नमेंट को सेटअप कब, 1954 में। ये एक एडवाइजरी बॉडी है। कंपोजिशन देखें तो इसको चेयर कौन करता है, तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। चेयर किसके द्वारा किया जा रहा है, तो यूनियन मिनिस्टर फॉर हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स के द्वारा, और इसमें इंक्लूड है स्टेट मिनिस्टर्स फॉर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है। तो अगर हम देखें तो कैलकाटा मॉडल में तो मेयर क्या करते हैं, रन करते हैं सिटी को चीफ मिनिस्टर की तरह, मतलब मेयर के पास बहुत ज़्यादा पावर है और इनके पास रियल एग्जीक्यूटिव पावर है। और बॉम्बे मॉडल में अगर देखें तो पावर किसके साथ है, पावर रेस्ट विथ IAS म्यूनसिपल कमिश्नर के पास ही ज़्यादातर पावर रहता है, ठीक है। वाइल द मेयर स्टैंड्स एज ए सेरेमोनियल फर्स्ट सिटीजन। और यहाँ पे बॉम्बे के केस में हम क्या देख पा रहे हैं कि मेयर जो है सेरेमोनियल फर्स्ट सिटीजन की तरह है। तो इससे दिखा रहा हमें ये क्या पता चल रहा है कि इंडियन सिटीज़ को जो है बहुत डिफरेंट तरीके से भी गवर्न किया जा सकता है। कलकत्ता मॉडल में देखें तो यहाँ बहुत सारा पावर है मेयर के पास, चीफ मिनिस्टर की तरह रन कर रहे हैं वो, ठीक है। तो यहाँ कुछ आर्टिकल देख लेते हैं। आर्टिकल 243P यहाँ पे कंपोजिशन है म्यूनसिपैलिटीज़ का। आर्टिकल 243Q यहाँ पे रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स इन म्यूनसिपैलिटीज़। देन R में है ड्यूरेशन ऑफ म्यूनसिपैलिटीज़। देन S में है डिसोल्यूशन के बारे में। देन T में हम देखें तो पावर्स, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी है म्यूनसिपैलिटीज़ की। देन 243U में फंक्शन है म्यूनसिपैलिटीज़ का। देन 243V में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन टू रिव्यू द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ म्यूनसिपैलिटीज़
म्यूनसिपैलिटीज़, ठीक है, ये सब कुछ है, ठीक है, स्टेट फाइनेंस कमीशन के बारे में है ताकि रिव्यू किया जा सके क्या फाइनेंशियल पोजीशन है म्यूनसिपैलिटीज़ का, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है हमारा ये भी टॉपिक कंप्लीट हो जा रहा है। PRIs हमने कवर कर लिया, देन म्यूनसिपैलिटीज़ को हमने डिटेल में देख लिया, तो हमारा लोकल गवर्नमेंट भी यहाँ पे फिनिश होता है, ठीक है। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज़ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, तो हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को भी कवर कर लेते हैं इसी वीडियो में, ठीक है। सो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, तो 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 के तहत जो है यहाँ पे क्या हुआ, गेव अ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस एंड प्रोटेक्शन टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस कब मिला, 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत मिला कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, ठीक है। तो यहाँ पे 3 बदलाव किया गया, ठीक है, देखते हैं क्या क्या। इट मेड द राइट टू फॉर्म अ कोऑपरेटिव सोसाइटी फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बदलाव किया गया कि ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने का राइट जो है ये क्या है, ये फंडामेंटल राइट है, ये आर्टिकल 19 के अंदर आता है। और एक नया DPSP भी लाया गया, ठीक है, आर्टिकल 43B प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो इसको भी ऐड किया गया एक नए DPSP को। देन और क्या किया गया, यहाँ पे ऐड किया गया एक नया पार्ट, ठीक है, अ न्यू पार्ट बी ऐड किया गया इन द कॉन्स्टिट्यूशन विच इज टाइटल्ड द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। तो एक नया पार्ट बी को नया पार्ट क्या लाया गया, पार्ट 9B, ओके, पार्ट 9B, पार्ट 9B, ठीक है। पार्ट 9 किसके लिए है, पार्ट 9 अगर हम देखें तो ये है PRIs के लिए, ठीक है। देन पार्ट 9A किसके लिए है, तो ये म्यूनसिपैलिटीज़ के लिए है, और पार्ट 9B किसके लिए है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए। तो आर्टिकल क्या है, 243ZH2 243ZI, ठीक है, ये आर्टिकल है ZH2ZI। तो अब कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में देख लेते हैं कि ये डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन है और इसको कंट्रोल किया जाता है मेंबर्स के द्वारा, इसीलिए तो हम कह रहे हैं डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन। और मेंबर एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं डिसीजन और पॉलिसी फॉर्मुलेशन में, और गवर्न किया जाता है कौन से प्रिंसिपल के तहत, तो प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन, सेल्फ हेल्प एंड म्यूचुअल असिस्टेंस के थ्रू, ठीक है। और ये कवर्ड है अंडर स्टेट लिस्ट एंट्री 32 7th शेड्यूल के अंदर, ठीक है, स्टेट लिस्ट के एंट्री 32 और कहाँ है, 7th शेड्यूल में। देन 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 से कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला, जैसे कि पंचायती राज को किस से मिला, ठीक है, 73rd से मिला। तो ये सिंपल सी चीज़ है, अब तक हमने कुछ खास नहीं पढ़ा। अब देखते हैं कि इसमें मेंबरशिप में कौन कौन हो सकता है इसके मेंबर, तो फार्मर्स, आर्टिसंस, स्मॉल बिजनेस एंड कंज्यूमर्स, कोई भी, ठीक है। तो कुछ हिस्ट्री देख लेते हैं कोऑपरेटिव्स ऑफ इंडिया का, हिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव्स इन इंडिया। तो प्री इंडिपेंडेंस फेज अगर देखें तो लेट 19th सेंचुरी में ये स्टार्ट हुआ था ताकि फार्मर को क्या किया जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सके मनी लेंडर्स से। फिर 1901 में सर एडवर्ड लॉ कमिटी ने रिकमेंड किया कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ के बारे में, कि सर एडवर्ड लॉ कमिटी ने क्या कहा कि इस तरीके का कोई कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होना चाहिए, ठीक है, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी होना चाहिए, ताकि तभी तो हम बचा पाएंगे मनी लेंडर्स से। फिर 1904 में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट पास हुआ, और फर्स्ट कोऑपरेटिव अगर हम देखें तो एग्रीकल्चरल क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है, ये फर्स्ट सोसाइटी हमें देखने के लिए मिला कनागिनहल में, कर्नाटका में, ठीक है। देन 1914 से 15 में अगर हम देखें तो सर A.D. मैकलेगन ने, इन्होंने सजेस्ट किया कि कोऑपरेटिव सोसाइटी को एक्सपेंड करना चाहिए। तो यहाँ पे हमें कुछ नाम देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है, तो आप थोड़ा सा फोकस्ड होकर देख सकते हैं, क्या पता कभी पूछ लिया जाए ऐसा कुछ, या स्टेट में तो पॉसिबल ही है, ठीक है। तो 1901 में सर एडवर्ड लॉ कमिटी ने रिकमेंड किया कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़, ठीक है। 1904 में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट को पास किया गया। फर्स्ट कोऑपरेटिव अगर हम देखें तो एग्रीकल्चरल क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी कहाँ बना, कर्नाटका में। देन 1914 से 15 में E.D. मैकलेगन, इन्होंने कहा कि एक्सपेंड करो कोऑपरेटिव को। देन 1919 में अगर देखें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, तो यहाँ पे क्या किया गया, मेड कोऑपरेशन अ प्रोविंशियल सब्जेक्ट, तो प्रोविंशियल सब्जेक्ट कोऑपरेशन को बना दिया गया। अब ये तो इंडिपेंडेंस से पहले की बात है। अब देखते हैं इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ। तो 1947 ऑनवर्ड क्या हुआ कि फोकस किसके ऊपर रहा, फोकस ऑन कोऑपरेटिव्स फॉर प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने एम्फसाइज किया कोऑपरेटिव्स इन एग्रीकल्चर, और 5 years प्लान में हमें देखने के लिए मिला। देन करंट स्टेटस अगर देखें तो अभी 2023 तक का जो स्टेटस है तो 8.19 लाख,
ठीक है। सोसाइटीज़ है 29 करोड़ मेंबर्स हैं, इतने खाली सोसाइटीज़ हैं, देन 29 करोड़ मेंबर्स और 91% विलेज का कवरेज है, मतलब अच्छा खासा कवरेज हम देख पा रहे हैं। देन अगर स्ट्रक्चर में देखें तो क्या क्या इंक्लूड है, तो 19 नेशनल फेडरेशन है, 228 स्टेट फेडरेशन है, कितना 19 नेशनल, 228 स्टेट फेडरेशन है, 485 डिस्ट्रिक्ट फेडरेशन, देन 1,03,304 प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ हैं, ठीक है। और नेशनल कोऑपरेटिव डेटाबेस 2023 का ये सब कुछ डेटा है। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि 19 नेशनल फेडरेशन है, 228 स्टेट फेडरेशन है, 485 डिस्ट्रिक्ट फेडरेशन है, और इतने सारे जो है एकदम लैक्स में 1 लाख से ऊपर हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़। तो फेमस कोऑपरेटिव्स अगर इंडिया में देखें तो अमूल है, देन लिज्जत पापड़ है, पीएमसी बैंक है, इफ़को है, तो ये सब फेमस कोऑपरेटिव का एग्जाम्पल है। देन 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 से क्या किया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया, प्रोटेक्शन दिया गया, हम कितनी बार देख चुके हैं, ठीक है। और हमने ये भी देखा कि 3 बदलाव यहाँ पे किया गया, फंडामेंटल राइट बनाया गया, राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को, इसको ऐड किया गया अंडर आर्टिकल 19 में। देन डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है 43B को ऐड किया गया कि प्रमोट किया जाना चाहिए कोऑपरेटिव सोसाइटी, और नया पार्ट को ऐड किया गया 9B, ठीक है। और टाइटल दिया गया क्या, द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, और इसमें इंक्लूडेड है आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, 243ZH से 243ZD, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देख लेते हैं। 243ZI में क्या है, इनकॉर्पोरेशन के बारे में है कि स्टेट लेजिस्लेचर को यहाँ पे इम्पावर किया गया है कि वो रेगुलेट कर सकते हैं इनकॉर्पोरेशन, मैनेजमेंट और वाइंडिंग अप भी कर सकते हैं। देन 243ZG में कहा जा रहा है बोर्ड कंपोजिशन एंड टर्म के बारे में है कि मैक्सिमम 21 डायरेक्टर्स जो है हो सकते हैं एज डिटरमाइंड बाय स्टेट लेजिस्लेचर। तो कितना, मैक्सिमम 21 डायरेक्टर हो सकते हैं, ठीक है, जो कि डिटरमाइन किया जाएगा किसके द्वारा, स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा। देन आर्टिकल 243ZG यहाँ पे टर्म और रिजर्वेशंस के बारे में है। टर्म अगर देखें तो 5 ईयर का टेन्योर है, और इलेक्शन जो है मस्ट बी हेल्ड बिफोर एक्सपायरी, ठीक है। इलेक्शन क्या होना चाहिए, एक्सपायरी से पहले हो जाना चाहिए, और 5 ईयर का टेन्योर भी यहाँ देखने के लिए मिल रहा है। बोर्ड का कंपोजिशन में हम देख पा रहे हैं 21 डायरेक्टर्स जो हैं इसमें होंगे एज डिटरमाइंड बाय स्टेट लेजिस्लेचर। रिजर्वेशन देखें तो 1 सीट जो है SC ST के लिए, 2 सीट विमेन के लिए जहाँ एप्लीकेबल होगा, और कोऑप्टेड मेंबर्स अगर देखें तो अप टू 2 कोऑप्टेड मेंबर्स अलाउड विदाउट वोटिंग राइट, ठीक है, बिना वोटिंग राइट के कितना 2 जो है कोऑप्टेड मेंबर्स अलाउ है, ठीक है। देन 243ZL में सब क्या है, सुपर सेशन एंड सस्पेंशन के बारे में है, ठीक है, कि बोर्ड का सस्पेंशन अगर देखें तो मैक्सिमम 6 मंथ और 1 ईयर फॉर कोऑपरेटिव बैंक्स। देन नो सुपर सेशन इफ गवर्नमेंट शेयर और एड इन्वॉल्व्ड। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि कोई भी सुपर सेशन नहीं होगा अगर गवर्नमेंट का शेयर है या कोई एड इन्वॉल्व है तो, ठीक है। तो यहाँ पे सुपर सेशन और सस्पेंशन के बारे में हम क्या देख पा रहे हैं कि बोर्ड का सस्पेंशन मैक्सिमम 6 मंथ के लिए हो सकता है और 1 ईयर के लिए हो सकता है कोऑपरेटिव बैंक के लिए, और कोई सुपर सेशन नहीं होगा अगर जो है गवर्नमेंट का शेयर नहीं है या कोई एड इन्वॉल्व नहीं है तो। देन 243ZM ऑडिट ऑफ अकाउंट। तो स्टेट लेजिस्लेचर चाहे तो क्या क्या कर सकती है, रिक्वायर एनुअल ऑडिट्स विद इन 6 मंथ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर एंड। तो ये स्टेट लेजिस्लेचर के पास पावर है कि वो कर सकती है, ठीक है, कि एनुअल ऑडिट जो है 6 मंथ के अंदर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। उसके बाद ऑडिटर अपॉइंटेड फ्रॉम स्टेट अप्रूव्ड पैनल। तो जो भी ऑडिटर होगा तो उनको अपॉइंट किया जाएगा स्टेट अप्रूव्ड पैनल से, और ऑडिट रिपोर्ट फॉर एपेक्स सोसाइटीज प्रेजेंटेड टू द स्टेट लेजिस्लेचर। देन नेक्स्ट अगर देखें तो फाइलिंग रिटर्न्स, ठीक है, तो मस्ट फाइल विद इन 6 मंथ पोस्ट फाइनेंशियल ईयर। इसमें इंक्लूड होता है ऑपरेशंस और ऑडिट रिपोर्ट्स भी। देन 243ZN में एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग्स है, तो ये मैंडेटेड है विद इन 6 मंथ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर्स क्लोज। तो क्या होना चाहिए, 6 मंथ के अंदर ये मैंडेट किया हुआ है कि एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग्स होना चाहिए। देन 243ZO, तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी और एजुकेशन के बारे में है कि मेंबर जो है एक्सेस कर सकते हैं बुक्स को, अकाउंट्स को और इंफॉर्मेशन को, और ये प्रमोट करता है कोऑपरेटिव एजुकेशन को, ठीक है। देन आर्टिकल 243ZQ में ऑफेंसेस और पेनल्टीज भी है कि स्टेट जो है डिफाइन कर सकती है ऑफेंसेस और पेनल्टीज मिस मैनेजमेंट के लिए, इलेक्शन इशूज के लिए। नेक्स्ट देखते हैं कुछ स्पेशल एप्लीकेशन है, ठीक है। आर्टिकल 243ZR में यहाँ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में है, और जो है अप्लाइज पार्ट 9B प्रोविजन टू मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज। और जो पार्ट 9B में प्रोविजन है, ठीक है, वो
अप्लाई हो रहा है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में। तो दीज आर कोऑपरेटिव जो है ये कैसे कोऑपरेटिव है, ये ऑपरेट कर रहे हैं अक्रॉस मोर देन वन स्टेट, एक स्टेट से ज़्यादा स्टेट में ये ऑपरेट कर रहे हैं, इसीलिए ये जो है अंडर सेंट्रल और यूनियन जुरिस्डिक्शन में है। ठीक है, क्योंकि अगर इस एक ही स्टेट के अंदर करते तो उसी स्टेट के अंदर जुरिस्डिक्शन में, लेकिन क्योंकि ये मल्टी स्टेट है तो इसीलिए सेंट्रल और यूनियन जुरिस्डिक्शन में होगा। और ये आर्टिकल क्या करता है, मॉडिफाई करता है लैंग्वेज को, ठीक है, फ्रॉम स्टेट कंटेक्स्ट टू सेंट्रल कंटेक्स्ट। तो जैसे स्टेट लेजिस्लेचर है तो यहाँ पार्लियामेंट यूज़ किया गया है, जहाँ स्टेट गवर्नमेंट है वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट यूज़ किया गया है। ठीक है, सो फॉर मल्टीपल कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ रूल रेगुलेशंस इलेक्शंस ओवरसाइट ये सब कुछ हैंडल किया जाता है किसके द्वारा, सेंट्रल लॉज और बॉडीज़ के द्वारा, ठीक है, ना कि स्टेट के द्वारा। तो इसीलिए जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया कि पार्ट 9B ओनली फॉर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, ठीक है, अपहेल्ड किया पार्ट 9B को, किसके लिए, ओनली फॉर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स के लिए 2021 में राजेंद्र साहा केस में। तो हम डिटेल में देखेंगे कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने क्यों अपहेल्ड किया, क्या चीज़ें हैं, देखते हैं। देन आर्टिकल 243ZS, ठीक है, ये यूनियन टेरिटरीज के बारे में है कि एप्लीकेबल अनलेस जो है प्रेसिडेंट डायरेक्ट अदरवाइज। तो ये एप्लीकेबल ही होगा जब तक कि प्रेसिडेंट अदरवाइज डायरेक्ट ना करे या कहे कि कोई बदलाव किया जाएगा, तो तब तक ये एप्लीकेबल ही होगा। देन आर्टिकल 243ZD, तो कंटिन्यूअंस ऑफ एग्जिस्टिंग लॉ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो भी एग्जिस्टिंग स्टेट लॉ है या कोऑपरेटिव पहले से अगर इफेक्टिव है तो वो क्या रहेगा, इफेक्टिव रहेगा अनटिल अमेंडेड और फॉर 1 ईयर आफ्टर द अमेंडमेंट्स कमेंसमेंट। ठीक है, तो या तो उसको अमेंड किया जाए या 1 साल तक तो वो सारा इफेक्टिव रहेगा, जो हम पहले से भी पढ़ते हुए आ रहे हैं। देन जुडिशियल डेवलपमेंट देखते हैं, जहाँ यहाँ पे हमने राजेंद्र साहा 2021 में राजेंद्र साहा केस के बारे में पढ़ा, तो इसको समझते हैं। तो ये जो राजेंद्र साहा केस है, ठीक है, पार्ट 9B और कोऑपरेटिव्स को लेकर के है। तो गुजरात हाई कोर्ट जजमेंट में 2013 में क्या कहा गया कि जो पार्ट 9B है कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसको कि ऐड किया गया है 97th अमेंडमेंट के द्वारा, इसको डिक्लेयर कर दिया गया अल्ट्रा वीरेस बियॉन्ड द पावर। ठीक है, और जो अल्ट्रा वीरेस एक्ट होता है वो वॉइड होता है, क्योंकि जो भी अल्ट्रा वीरेज एक्ट है इसका क्या मतलब है कि उनके पास कोई लीगल वैलिडिटी नहीं है और इसको स्ट्रक डाउन किया जा सकता है कोर्ट के द्वारा। ठीक है, तो रीज़न क्या था, आखिर क्यों ऐसा अल्ट्रा वीरेज इसको कहा गया कि ये पार्ट 9B ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अल्ट्रा वीरेज है, गुजरात हाई कोर्ट के द्वारा कहा गया। क्यों कहा गया कि इसको जो पास किया गया था यहाँ पे रेटिफिकेशन हाफ ऑफ द स्टेट का नहीं लिया गया था, जो कि अगर हम देखते हैं कि अगर कोई भी ऐसा मैटर है जो स्टेट को अफेक्ट कर रहा है तो उसमें तो रेटिफिकेशन लेना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे नहीं लिया गया आर्टिकल 368 एंड क्लॉज 2 के अंदर। तो फोकस क्या था कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो है प्राइमरीली तो स्टेट सब्जेक्ट है ना, तो स्टेट तो यहाँ पे हाफ ऑफ द स्टेट का रेटिफिकेशन लेना चाहिए था। ठीक है, और ये है कहाँ, कोऑपरेटिव एंट्री 32 स्टेट लिस्ट में है। देन सुप्रीम कोर्ट का 2021 में जजमेंट आया और उन्होंने अपहेल्ड किया गुजरात हाई कोर्ट के व्यू को पार्शियली। उन्होंने कहा कि पार्ट 9B वैलिड रहेगा मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए। ठीक है, क्या कहा उन्होंने कि पार्ट 9B जो है ये वैलिड रहेगा किसके लिए, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए अंडर यूनियन जुरिस्डिक्शन। ठीक है, और इनवैलिड रहेगा किसके लिए, फॉर स्टेट लेवल कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। तो स्टेट लेवल कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए पार्ट 9B क्या रहेगा, ये इनवैलिड रहेगा। ठीक है, पार्ट 9B को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा गया। वाई, क्योंकि स्टेट रेटिफिकेशन नहीं लिया गया और ये वॉयलेट करता है फेडरल प्रिंसिपल को, तो ऐसा कहा गया। तो मतलब ये जो पार्ट 9B है जिसको कि कोऑपरेटिव के लिए लाया गया, तो कहा गया कि ये मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए तो वैलिड रहेगा, लेकिन स्टेट के लिए नहीं, ये सब कुछ कहा गया। देन अब देखते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन। ठीक है, तो इसको 2021 में बनाया गया, इस्टेब्लिश किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। स्लोगन क्या है, सहकार से समृद्धि, मतलब प्रोस्पेरिटी थ्रू कोऑपरेशन। ठीक है, और इसको कैसे बनाया गया, बाय ट्रांसफरिंग वर्क फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। इसको कैसे बनाया गया, तो पहले ये सब कुछ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर आता था, तो उससे बनाया गया। ऑब्जेक्टिव अगर देखें तो क्यों बनाया गया, तो ताकि जो है स्ट्रेंथन किया जा सके कोऑपरेटिव फ्रेमवर्क को, क्रिएट किया जा सके रोबस्ट लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप को, प्रमोट किया जा सके
सके ग्रास रूट डेवलपमेंट को, ठीक है, और इनकरेज किया जा सके पीपल सेंट्रिक कोऑपरेटिव मूवमेंट, और इससे क्या होगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होगा, ठीक है, और जो भी प्रोसेस है कोऑपरेटिव और मल्टी स्टेट सोसाइटी का उसको वो क्या कर सकते हैं, इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। ट्रांसपेरेंसी एंड मॉडर्नाइजेशन इंश्योर होगा, ठीक है, अगर ट्रांसपेरेंसी रहेगा तो कॉम्पिटिटिवनेस भी बढ़ेगा। तो ये क्या करता है, लिंक करता है रूरल एरियाज और विलेजेस को कोऑपरेटिव्स फॉर नेशनल ग्रोथ, ठीक है, तो लिंक रूरल एरियाज एंड विलेजेस विथ कोऑपरेटिव्स, ठीक है, कि रूरल एरियाज को और विलेजेस को कोऑपरेटिव के साथ लिंक कर रहे हैं नेशनल ग्रोथ के लिए। तो ये कुछ चीज़ें हमने पढ़ी, ठीक है, तो फिर मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।